मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हमने बात की थी पहले आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। आय प्रभाव में हमने कहा कि जब दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन से उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन करता है उसको हम आय प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव में हमने कहा कि जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और दोनों वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि एक वस्तु महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती होती है, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर या उसकी मांग को कम कर जिस वस्तु की कीमत कम हुई है उस वस्तु की मांग को बढ़ाता है और इस प्रभाव को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। कीमत प्रभाव में हमने बात की कि जब एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन से वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कीमत प्रभाव है इसको दो प्रभाव यानी कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटा जाता है, या यूँ कह सकते हैं हम कि कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ये जो प्रभाव है इसको हम इस जो डायग्राम दिया गया है इसके माध्यम से बताना चाहेंगे। इस डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और ओ वाई जो अक्ष है उस पर वाई वस्तु को लिया गया है। प्रारंभिक बजट रेखा ए बी है और इस ए बी को IC1 आर बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आर बिंदु पर संतुलन है, साम्य है। आर बिंदु पर जहाँ उपभोक्ता का साम्य है वहाँ उपभोक्ता एक्स वस्तु की OQ मात्रा क्रय कर रहा है, मांग कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि यदि मान लीजिएगा कि एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है या एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर है, वाई वस्तु की कीमत स्थिर है, तो इससे एक्स वस्तु की कीमत कम होने से अब बजट रेखा विवर्तित होकर AB1 हो जाएगी और AB1 पर जो एक नया तटस्थ वक्र है IC2 इसको T बिंदु पर स्पर्श कर रहा है AB1 बजट रेखा को। तो अब यहाँ उपभोक्ता का संतुलन हो गया, नया संतुलन, और इस नए संतुलन यानी कि T बिंदु पर नई बजट रेखा पर नए तटस्थ वक्र पर यहाँ उपभोक्ता X वस्तु की OQ2 मात्रा की मांग कर रहा है। पहले OQ1 और अब OQ2, तो मांग में जो परिवर्तन हुआ है Q से Q2 जो मांग बढ़ी है ये किसके कारण? ये कीमत में कमी के कारण या कीमत में परिवर्तन के कारण। इसलिए Q1 Q2 जो है इसको हम Q2 को हम कीमत प्रभाव कहेंगे। अब हम कीमत प्रभाव को दो भागों में बांटना चाहते हैं, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। उसके लिए कहा है प्रोफेसर हिग्स ने कि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो बढ़ जाती है। वास्तविक आय में हुई जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है, माफ कीजिए। वास्तविक आय में हुई वृद्धि को प्रभावहीन करने के लिए प्रोफेसर हिग्स के अनुसार मौद्रिक आय को उस मात्रा के बराबर घटाना पड़ेगा जो उपभोक्ता को उसके पूर्ववत तटस्थ वक्र IC1 पर ही बनाए रखे। इसके लिए नई कीमत रेखा AB1 के समानांतर एक काल्पनिक रेखा LM खींची गई जो प्रारंभिक तटस्थ वक्र IC1 के S बिंदु पर स्पर्श रेखा है, जो यह बताती है कि मौद्रिक आय में AL कमी से उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC1 के S बिंदु पर उसी संतुष्टि स्तर पर है जिस पर वह कीमत में कमी से पूर्व था।
अतः प्रारंभिक तटस्थ वक्र IC1 के R बिंदु से S का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव का सूचक है। इसको x की मांग मात्रा Q1 के बराबर बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु की कीमत में कमी हुई तो इस कमी के कारण उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। तो हिग्स ने कहा कि ये जो आय बढ़ी है उसकी आय में इतनी कमी कर दें कि वो पहले वाले तटस्थता वक्र पर ही बना रहे, यानी कि उसकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना हो। इसीलिए यहाँ हिग्स के अनुसार एक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा LM, और LM रेखा प्रारंभिक जो तटस्थ वक्र है उसको S बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि R और S बिंदु एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ R से S या Q से Q1 जो है, जो मांग में परिवर्तन हुआ है, इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। अब यहाँ तटस्थ वक्र IC1 के बिंदु S से उच्च तटस्थ वक्र IC2 के बिंदु T तक का चलन आय प्रभाव है। और इसे ज्ञात करने के लिए हिग्स के अनुसार यदि मौद्रिक आय में AL तुल्य की कमी को उपभोक्ता को वापस कर दिया जाए, यानी कि जो उसकी आय में कमी की थी AL के बराबर, उस आय को यदि वापस दे दिया जाए उपभोक्ता को, तो जो बजट रेखा है वो AB1 बन जाएगी। AL तुल्य कमी को उपभोक्ता को वापस कर दिया जाए तो वह नीचे तटस्थ वक्र IC1 के S बिंदु से उच्च तटस्थ वक्र IC2 के T बिंदु पर पहुंच जाएगा और मांग Q1 Q2 के बराबर हो जाएगी। यह आय प्रभाव का सूचक है। यानी कि हम यहाँ जो प्रारंभिक जैसे जो पहला जो तटस्थ वक्र है IC1, उस पर S बिंदु है और S बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की OQ1 की मांग कर रहा है, और इससे ऊपर जो पैरेलल लाइन है, जो समानांतर रेखा है इसके ऊपर, वो है AB1। और पहले ही बताया गया था कि आय में जब परिवर्तन होता है तो जो बजट रेखा है वो समानांतर ऊपर की ओर बढ़ जाती है यदि आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ नीचे जो रेखा है वो है LM रेखा, और LM रेखा पर S बिंदु है। S बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की OQ1 मांग कर रहा है, और इससे ऊपर जो पैरेलल लाइन है वो है AB1, और AB1 पर उपभोक्ता IC2 के तटस्थ वक्र जो इसको T बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वहाँ संतुलन में है। तो इसका मतलब S से T जो है, या यूँ कहें कि Q1 से Q2 जो मांग में परिवर्तन हुआ है वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण हुआ है, और इसीलिए हम इसको आय प्रभाव कहेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कीमत प्रभाव R से T तक का है। तो R से T बिंदु, या यूँ कहें कि Q से Q2 जो मांग में परिवर्तन हुआ था, ये कीमत प्रभाव, और ये दो प्रभावों का योग है। पहला प्रतिस्थापन प्रभाव R से S या Q से Q1 जो मांग में परिवर्तन हुआ है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हुआ है, और S से T या Q1 से Q2 जो मांग में परिवर्तन हुआ है वो आय प्रभाव के कारण हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि Q1 प्लस Q1 Q2 यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, इन दोनों का योग कीमत प्रभाव के बराबर है। थैंक यू।